अल फलाह पर पीएमएलए के तहत केस दर्ज। ये खबर देखिए, धोखाधड़ी से कमाए गए 425 करोड़ रुपए 2018 से लेकर 2025 के बीच में 425 करोड़। ईडी ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की श्रेणी में इसको डाला। ये जो पैसे हैं इसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करार दिया गया। अब ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है, बहुत जल्दी से ये देख लीजिए। उसके बाद डीजीपी साहब के पास, एक्स डीजीपी साहब के पास चलते हैं, विक्रम सिंह सर के पास। ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये एक तरीके का समझ लीजिए तकनीकी एक जुमला है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किसको कहा जाता है? कानून तोड़कर कमाया हुआ जो पैसा होता है उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहा जाता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यही माना है कि ये जो पैसा है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। गैर कानूनी स्रोतों से जो प्राप्त किया गया पैसा है उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहा जाता है। चोरी, डकैती, इस तरीके के धंधों से कमाया गया जो पैसा है उसको इसमें डाला जाता है। धोखाधड़ी, ठगी से आया हुआ पैसा इसमें डाला, इसी कैटेगरी में डाला जाता है। और इसी कैटेगरी में डाला गया है 425 करोड़ रुपए। आतंकवाद, हवाला, स्मगलिंग से जो कमाई होती है उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की कैटेगरी में डाला जाता है। रिश्वत, भ्रष्टाचार, किसी भी तरीके से गलत तरीके से कमाया गया, किसी भी तरीके के गलत तरीके का इस्तेमाल करते हुए कमाया गया ये जो पैसा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में डाला जाता है। और फिर उसको अगर धन शोधन की कोशिश होती है, उसको ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिश होती है, तो इसको धन शोधन के तहत फिर इसकी जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है। विक्रम सिंह सर के पास एक बार फिर चलता हूं। विक्रम सिंह सर, ये अगर हम ये आज कह रहे हैं कि कितनी बड़ी घटना घट गई, कितना बड़ा टेरर मॉड्यूल ये लोग बना रहे थे, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमने अपने घर में ताले सही जगह पर लगाए हैं कि नहीं। क्यों खुला छोड़ा हुआ है इस तरीके के बड़े बड़े लूप होल्स को हमने? दिनेश जी, आपके पास एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी सूद साहब बैठे हैं। हमारे युग में ये सब चीजें संभव नहीं होती थी। कोई भी चीज जरा हल्के से कहीं होती थी तो मालूम पड़ जाता था। अल कायदा के नंबर 2 सैयद मोहम्मद उमर शेख आए थे सहारनपुर में। उन्होंने 2 ब्रिटिश नागरिक और 2 अमेरिकी ने अपहरण किया था। वो न केवल पकड़े गए, मॉड्यूल बस्ट हुआ और सब बंधक छुड़ाए गए। लेकिन मैं यहाँ जो देखता हूँ कि चूक दर चूक होती जा रही। आपने ताले तो लगा लिए, लेकिन ताले लगाने से पहले आपने देखा ताले बंद हैं या ताले खुले हैं, दिखाई पड़ रहा है बंद हैं, या ताले लगाने के पहले ही चोर अंदर घुस चुका है घर के अंदर। मैं दोनों बातें उपमा के रूप में समझा रहा हूं। चोर पहले ही अंदर आ गया, ताले दिखाने के लिए लग गए, लेकिन ताले दरअसल उसी की सहूलियत के लिए लगे थे, बचाव के रास्ते के लिए। कि ताले लगे थे तो मेरे ऊपर आरोप क्यों लग रहे हैं? सारी जब चीजें सर्टिफिकेशन मुझे मिले थे, सर्टिफिकेशन उनको जब मिला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने गलत सलत फैक्ट्स, गलत आंकड़े, गलत तथ्य रख करके प्रस्तुत करके जो उन्होंने प्राप्त किया वो भी अनुचित था। जो उनकी पाप की कमाई पे 76 एकड़ की जमीन का आवंटन हुआ वो भी गलत था। जो उनके द्वारा डिग्री दी गई, अनक्वालिफाइड फैकल्टी उन्होंने रखी, वो भी गलत थी। इनका तो पूरी जो संग बुनियाद है, आधारशिला से लेकर के इमारत तक, पूरे में खोट है। तो इनका तो पूरा मैटर ही जो है आमदनी, ये पीएमएलए के परव्यू में आता है, क्योंकि पूरी कमाई एक एक रुपया ये अपराध के ही पैदा की गई है। और इसके बारे में हम जागरूक न हुए, हमने उसकी जानकारी नहीं की कि हमारे यहाँ इज्तिमा हो रहा है, हमारे यहाँ अहले हदीस की मस्जिद बन रही है, हमारे यहाँ इस तरीके के लोग आ रहे हैं कि जो कि आपत्तिजनक था। और ये ला करके यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के उन लोगों को ला के रखा जो कि पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो गए थे। क्या दिखाई नहीं पड़ रहा था? रेडिकलाइज्ड आदमी जब आपको दिखाई पड़ता है और ट्रेंड पुलिस ऑफिसर पहचान जाता है कि यहाँ चीज सामान्य, नॉर्मल और स्वाभाविक नहीं है, और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। आपके हर गांव में 4 चरण होते हैं: ग्राम चौकीदार, विलेज डिफेंस सोसाइटी, मोहल्ला डिफेंस सोसाइटी। इसके अलावा जो बीट इंफॉर्मेशन होती है, तो हम मान लें कि चारों चीजें फेल हो गई। जिले के स्तर पे स्टेट इंटेलिजेंस, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस और हर थाना एक इंटेलिजेंस मशीनरी, हम मान लें सब फेल हो गए। मैं विश्वास नहीं करूंगा। और ये तो ये इंटेलिजेंस फेलियर, ये जो आप कह रहे हैं सर, इतने ज्यादा लेयर्स को भेद कर कोई अगर ये कर पा रहा है, तो सूद साहब ये फेलियर इंटेलिजेंस का नहीं है, ये हमने जानबूझकर अपने दरवाजों को अंदर से खोला है उन लोगों के लिए कई जगह की ये काम वो कर पाए। देखिए, बेसिकली क्या था कि जब कश्मीर के अंदर सिचुएशन इंप्रूव होनी शुरू हो गई, आर्टिकल 370 हटाने के बाद शायद हम ज्यादा बेफिक्र हो गए कि अब तो यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी कम हो गई। हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं ख्याल किया हमने कि अंदर से हमारे अंदर छेद किए जा रहे हैं। और ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सारी प्लानिंग की गई, सारा एग्जीक्यूशन किया गया इसी यूनिवर्सिटी से। और अब चलो हम जाग गए, देख रहे हैं। लेकिन एक और बात कहूंगा कि हमने बहुत गलतियां की, लेकिन हमने बहुत सी चीजों को रोका भी है। मैं आपको बता नहीं सकता कि हमने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने किस किस तरीके से कुछ काम होने वाले थे इंडिया के अंदर जिसको रोक दिया। उनका नाम नहीं आया, इसका नाम इसलिए है कि यहाँ धमाका हो गया। लेकिन एक और बात सोचिएगा, धमाका होने के बाद हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम हमारी एजेंसी किस तरीके से काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा नेटवर्क था वो एक्सपोज हो गया। और ये बहुत बड़ी जीत होगी मैं सोचता हूँ हमारी।
मतलब अगर आप देखें ना, अगर ये धमाका न होता नवंबर 10 को, तो शायद 6 दिसंबर को बहुत बड़ी धमाका हो जाता पूरे इंडिया के अंदर। नहीं सर, ऐसी जगह जो अभी तक रेडार में रही हैं, जिन जगहों ये माना जाता रहा कि इस जगह से शायद इस तरह की मानसिकता पनपती है, कई मदरसों का उसमें नाम आया, कई मस्जिदों के बारे में भी उसमें सुनने को मिला, वहां पर तो पुलिस ने रेड डाली, वो लगातार रेडार में है, वो देखा जा रहा है कि यहाँ कहीं होता है कि नहीं ऐसा। लेकिन यहाँ तो इस तरीके की यूनिवर्सिटी, इस तरह की जो एंटिटीज हैं, वहां के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता कि वहां भी हमको अपना कोई एक व्यक्ति रखना चाहिए, कोई एक सुराग वहां से भी हमको मिलना चाहिए, कोई एक मुखबिर हमारा वहां भी होना चाहिए। इन जगहों के बारे में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। और ऐसे में अविनाश, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पास फिर से लेके आ रहा हूं कि क्या शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ऐसी जगह है, इन जगहों पर कोई शक नहीं करता, बल्कि इन जगहों से निकलते हुए प्रणाम करते हैं हम कि यहां से वो पौध बनती है जो समाज के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करती है। क्या ऐसी जगहों पर ये जो आपने जिक्र किया बड़े लूप होल्स का, एक्रेडिटेशन से लेकर उनको सर्टिफिकेशन से लेकर, और कई जगहों पे तो आपकी बातों से साफ इशारा मिल रहा है कि फिर ले देकर बहुत सारी चीजें ले ली जाती हैं जो असल में वो मापदंड है सही पूरे कि नहीं वो नहीं देखा जाता है पैसे पूरे हैं कि नहीं। अगर ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक इशारा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से मैंने बताया कि ये नैक एक्रीडेशन का जो पूरा खेल चलता है, वो किस तरीके से अपने प्रभाव और अपने पैसे के बलबूते इस तरीके से ग्रेडिंग हासिल की जाती है। आपको पता होगा कि जैसे आप एसएसआर फॉर्म जब आप सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद एक वेरिफिकेशन डीवी होता है, डीवीवी, डॉक्यूमेंट ऑफ वेरिफिकेशन, और उसके बाद फिर देश भर से जो कॉलेज के प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, यूजीसी मान्यता प्राप्त, उनकी एक टीम आती है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज और वहाँ की जो व्यवस्था है उनका मुआयना करती है कि आपने जो दावे किए हैं, जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो सही है या नहीं। और इसमें हमेशा ऐसा होता है कि उनको प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। वो प्रभावित चाहे उनको किसी तरीके से कुछ दे लेकर, कुछ किसी और तरीके से अपने संबंधों का प्रयोग करके, इस तरीके से वो एक्रेडिटेशन लेने की कोशिश की जाती है और ऐसा होता है। और इसी के लिए जैसा मैंने बताया कि 2003 में इसके जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, 2023 में उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, और 2018 से इस पे कुछ सीबीआई की ये मैं अविनाश आपसे ये भी समझूंगा कि क्या केस टू केस बेसिस पे केवल विंडो ड्रेसिंग होती है इसमें, केवल वो उन मामलों में केवल ये दिखा दिया जाता है फौरी तौर पर कि हमने यहाँ पर ये किया, अगर मामला प्रकाश में आ गया, या सिस्टेमिक चेंजेस की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं और कुछ पॉजिटिव उधर होता हुआ आप देख रहे हैं, वो मैं आपसे समझूंगा। लेकिन उससे पहले जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता, उनका रुख करेंगे। सहारनपुर से कई अपडेट्स आज उन्होंने हम तक पहुंचाए हैं।